हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में स्वागत करता हूं। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि हम पूरे हिंदी भाषा के बारे में देख रहे हैं। अगर आप अभी जुड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा हिंदी भाषा का इतिहास के बारे में। हमने एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, उसमें आपको एक क्रम में मिल जाएगा। ठीक है, सारी लगी हुई मिल जाएंगी। देखिए हमने पहले वीडियो में हमने पूर्वी हिंदी के बारे में देख लिया कि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि आती हैं, तो उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, उन तीनों के बारे में। तो आज हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे होती है, किस अपभ्रंश से, तो क्वेश्चन पूछाएगा तो सौर सैनी के। अब देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं आएंगी, सॉरी बोलियां आएंगी, तो 5 आ जाएंगी। ब्रज भाषा हो गई, कन्नौजी हो गई, बुंदेली हो गई, हरियाणवी हो गई और खड़ी बोली हो गई। तो इनके बारे में हम विधिवत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पश्चिमी हिंदी के बारे में। ठीक है, देखिए पश्चिमी हिंदी, देखिए हम बता चुके हैं पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है और इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। क्या 5 बोलियां? ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। थोड़ा सा एक पॉइंट हम देखेंगे कि देखिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियां, है ना, ताजुबेक्की और निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। केवल ये भोलानाथ तिवारी के अनुसार, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। दोस्तों पूछ सकते हैं भोलानाथ तिवारी ने और कौन सी 2 बोलियों को स्वीकार किया है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो याद रखेंगे। अब देखिए जब हम पश्चिमी हिंदी पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसको हम 2 तरीके से मतलब अलग कर देते हैं। देखिए इसमें 2 आकार बहुला बोली होती है और 3 क्या होती है, ओंकार बहुला। देखिए आकार बहुला क्या होता है, ओंकार बहुला क्या होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए आकार मतलब आकार बड़ा नहीं होता। ठीक है, आकार मतलब क्या होता है कि इनमें ज्यादातर आ की मात्रा पाई जाती है, मतलब आ की मात्रा पाई जाती है। ठीक, जैसे और ओंकार बहुला में ओ की मात्रा पाई जाती है। देखिए समझिए, समझने वाली बात क्या है, जैसे कह देगा हमारा, क्या हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या है, देखिए आ की मात्रा पाई गई, तो हमारा क्या है, आकार बहुला है। ठीक, तो ये खड़ी बोली में या फिर हरियाणवी में ज्यादा हमारा कहता है। और देखिए वहीं आप देखते हैं तो कन्नौजी हो गई दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमारो कहते हैं, क्या हमारो दोस्तों, हमारो लड़को, है ना, लड़को, है ना। तो आपने मुलायम सिंह को देखा होगा, तो इस तरीके से होता दोस्तों, इसको हम ओकार बहुला बोलते हैं। तो आकार बहुला आ की मात्रा ज्यादा लगती है, ओकार बहुला में ओ की मात्रा। ठीक है, तो आकार बहुला क्वेश्चन पूछेंगे कि आकार बहुला के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, तो हरियाणवी और खड़ी बोली। ओकार बहुला के अंतर्गत तो ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे कौन आकार बहुला है, कौन ओकार बहुला है और किसको आकार कहते हैं, आकार बहुला किसको कहते हैं, ओंकार बहुला किसको कहते हैं। चलिए अब देखिए जो पश्चिमी हिंदी है दोस्तों, उसके अंतर्गत हम पहली भाषा जो है ब्रज भाषा को पढ़ेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी भाषा। देखिए जैसे आपके दिमाग में ब्रज शब्द आएगा, समझिएगा, आपसे पूछे ब्रज भाषा कहाँ बोलते हैं, देखिए ब्रज क्षेत्र किसको बोलते हैं, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, आगरा होगा, तो इन क्षेत्रों को जहां पर श्री कृष्ण जी का निवास था दोस्तों, उसे ही ब्रज क्षेत्र बोलते हैं और वहीं पे ब्रज भाषा बोली भी जाएगी। अब देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रज का पुराना अर्थ क्या होता है, तो आपको बता दें पशुओं या गायों के समूह को हम ब्रज कहते हैं। क्या पशुओं या गायों के समूह को हम ब्रज कहते हैं और ब्रज प्रदेश की भाषा को ही ब्रज भाषा कहा गया। देखिए ब्रज क्षेत्र की वजह से इसका नाम ब्रज भाषा कह दिया गया। ठीक है, देखिए इसमें भाषा लगाएगा, हालांकि ये भाषा नहीं है, ये बोली है। ठीक है, इसके मतलब कि इसको आदर देते हो दोस्तों, इसमें भाषा लगा क्योंकि इसमें साहित्यिक रचना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और ये ओकार बहुला बोली हम बता चुके हैं और इस बोली की जो विकास है दोस्तों वो सौर सैनी अपभ्रंश से। देखिए सौर सैनी का होता है, सूरसेन दोस्तों मथुरा के आसपास था, इसीलिए ये मथुरा के आसपास की बोलियों को हम सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हुई मानते हैं। ठीक है, अब देखिए साहित्यिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या साहित्यिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ब्रज बोली ना कहते हैं दोस्तों, ब्रज भाषा कहते हैं। आपको पता किसी भी बोली में हम भाषा का यूज नहीं करते, मगर ब्रज के साथ में हम भाषा का यूज करते हैं, ना कि ब्रज बोली नहीं कहते, ब्रज भाषा कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि साहित्यिक दृष्टि से इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इसको ब्रज बोली ना करके ब्रज भाषा कहना ज्यादा अच्छा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसके जो अन्य नामों की बात करते हैं ब्रज भाषा को और किस किस नाम से जानते हैं, तो अंतर्वेदी कहते हैं, ब्रजी भी कहते हैं, ब्रिज कहते हैं, ब्रिजकी कहते हैं, मणि माधुरी कहते हैं, माथुरी कहते हैं और नाग भाषा भी इसको कहते हैं। तो याद रखेंगे। अब देखिए गंगा यमुना के मध्य की भाषा होने के कारण जॉर्ज ग्रियर्सन इसे अंतर्वेदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गंगा यमुना के मध्य की भाषा दोस्तों, इसीलिए किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे अंतर्वेदी नाम दिया। क्या अंतर्वेदी नाम दिया किसको, ब्रिज भाषा को। ठीक है, तो याद रखेंगे।
चलिए अब देखिए ब्रजभाषा के अगर हम उपबोलियों की बात करते हैं कि ब्रजभाषा की उपबोलियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो देखिए जादोवागी, ठीक, देखिए जादोवादी, ठीक है, डॉगी हो गई, भुक्शा हो गई, भरतपुरी कठेरिया, गांववारी हो गई, ढोलपुरी हो गई, सीकरवाड़ी, ठीक है, ये क्या है, इसकी उपबोलियां हैं, किसकी दोस्तों, आपके ब्रजभाषा की। और आपको बता दें कि बंगाल में भक्ति काल के कवि चैतन्य महाप्रभु, क्या बंगाल में भक्ति काल के कवि कौन है, चैतन्य महाप्रभु आदि के द्वारा प्रयोग में लाई गई ब्रजभाषा को ब्रजबुली कहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा ये क्वेश्चन पूछा जाता, तो बंगाल में बोली जाने वाली ब्रजभाषा को दोस्तों ब्रजबुली कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रजबुली क्या है, तो ब्रजबुली किसको कहते हैं दोस्तों, बंगाल में बोली जाने वाली आपके ब्रज भाषा को ही ब्रजबुली कहा जाता। अब देखिए हम बात करेंगे कहाँ कहाँ बोली जाती है। इसका केंद्र की बात करते हैं मथुरा है, आपको पता होगा कि मथुरा ही ब्रज क्षेत्र के उसमें आता है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी का जो निवास स्थान था, ठीक है, तो मथुरा क्या है, केंद्र है। अब देखिए मथुरा के आसपास वाले जिलों में भी ब्रज भाषा बोले, जैसे मथुरा हो गया, आगरा हो गया, हाथरस दोस्तों, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए फेमस है, हाथरस किसके, हींग के लिए दोस्तों ना, बुलंदशहर, क्या बुलंदशहर, एटा हो गया, बदायूं हो गया, मैनपुरी हो गया और बरेली दोस्तों, ये क्या है आपको पता होना चाहिए, ये ब्रज क्षेत्र है, यहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है। देखिए साहित्य की बात करते हैं दोस्तों, तो ब्रज भाषा साहित्य जो दोस्तों भक्ति काल के कृष्णाश्रयी साहित्य में अधिकतर ब्रज भाषा का ही प्रयोग हो, मतलब कृष्ण की जो भी उपासनाएं लिखी गई, कृष्ण के बारे में जो भी लिखा गया, क्योंकि कृष्ण भी तो ब्रज क्षेत्र से ही थे, तो इसलिए दोस्तों इनकी जो साहित्य रचनाएं की गई हैं दोस्तों वो ज्यादातर ब्रज भाषा में ही थी। तो चलिए कुछ देखते हैं ब्रज भाषा के प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। जैसे सूरदास ने लिखी कौन कौन सी, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये ब्रज भाषा में। तुलसीदास ने अधिकता, देखिए आपको पता तुलसीदास ने अवधि में बहुत अच्छी चीजें लिखी, जैसे कि श्री रामचरितमानस दोस्तों अवधि भाषा में लिखी, मगर इन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखी है। तो कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली दोस्तों ये इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। और क्वेश्चन कई बार पूछा था कि गीतावली किस में लिखी गई, कवितावली किस में लिखी गई, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई, तो आपको ब्रज भाषा बताना है, ना कि आप तुलसीदास को सोच ले भैया इन्होंने रामचरितमानस अवधि में लिखा तो अवधि में लिखा होगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तुलसीदास ने अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया अपनी रचनाओं में, ठीक है। चलिए रसखान देखते हैं, प्रेम वाटिका, प्रेम सुजान ने इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी, बिहारी ने बिहारी सत्सई ब्रज भाषा में लिखी। और आपको बता दें केशव दास कठिन काव्य के प्रेत दोस्तों इनको बोलते हैं, रामचंद्रिका जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है, इसे हम छंदों का अजायब घर भी कहते हैं, ठीक, छंदों का अजायब घर हम दो चीजों कहते हैं, आपको पता होगा, ठीक, पृथ्वीराज रासो भी कहते हैं और इसको भी कहते हैं, ठीक है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका दोस्तों, तो ये भी आपको इसी में मिल जाएंगे। उसके अलावा देखिए घनानंद हो गए दोस्तों, सुजान सागर, सुजान हित और विरह लीला। देखिए घनानंद रीति काल के रीत मुक्त काव्य धारा कवि थे। देखिए हमने बताया था रीत काल को 3 भागों में बांटते हैं, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतबद्ध, तो उसमें से रीत मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि थे घनानंद, तो इन्होंने भी ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। अब देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जैसे बंदर सभा हो गया, वर्षा विनोद, होली, प्रेम माधुरी, दान लीला, दशरथ विलाप, गीत गोविंद आनंद आदि में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य का जनक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रज भाषा का प्रयोग अष्टछाप के समस्त कवि, ठीक है, अष्टछाप के समस्त कवि यानी अष्टछाप में दोस्तों 8 कवि थे, ठीक है, 4 विठल नाथ के और 4 दोस्तों वल्लभाचार्य के शिष्य थे, उनको मिला करके बना था, उसे अष्टछाप कवि कहते हैं ना, तो उनके द्वारा भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इसके अलावा रहीम हो गए, रसखान हो गए, बिहारी हो गए, तो बिहारी लिख लेना इसको, देव हो गए, रत्नाकर हो गए, सत्यनारायण हो और कविरत्न द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग बहुत ही अच्छे से किया गया। अब देखिए ब्रज भाषा के अगर हम विशेषताएं देखते हैं दोस्तों, तो विशेषताएं क्या क्या हैं, देखिए आपको बता दें इसकी विशेषता क्या है ब्रज भाषा की, तो इनमें तीनों सा, चाहे सा और सा को दोस्तों सा ही मिलता है, ठीक है, ये चीज मतलब तीनों सा को ये सा ही उच्चारित करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और दूसरी चीज क्या है, री के स्थान पर दोस्तों ये लोग री लिखते हैं, ठीक है, चाहे आपको पता होगा कि जैसे ऋषभ लिखना है दोस्तों, ऋषभ किस तरह लिखा था, इस तरह लिखते हैं, ठीक, इस तरह लिखते हैं, मगर ये लोग इस तरह ऋषभ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस तरह से ऋषभ, और इसकी जगह भी सा सरौता ही यूज करते हैं ना, तो ऋषभ हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। अड़ा के स्थान पर ना मिलता है, देखा होगा आपने, ठीक, अवधि में भी यही होता है कि अड़ा के स्थान पर ना का प्रयोग, जैसे प्रवीण की जगह प्रवीण करेंगे, प्राण की जगह क्या बोलते हैं, अड़ा की जगह प्राण कर देंगे, ठीक है, ये चीजें। और देखिए अड़ा के स्थान पे दोस्तों रा मिलता है, जैसे कढ़ी को करी बोलते हैं, ठीक है, कढ़ी को क्या बोलते हैं, करी बोलते हैं, यानी कि अड़ा के स्थान पे दोस्तों रा का प्रयोग करते हैं, कढ़ी के स्थान पर करी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिएगा। और देखिए अकारांत संज्ञाओं के स्थान पर औकारांत संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारा का हमारो,
देखिए हमने बताया था ना ओकारांत है ये, तो हमारा की जगह दोस्तों हमारो बोलेंगे, उनका की जगह उनको बोलेंगे, तुम्हारा जगह तुम्हारो, है ना, तुम्हारो लड़को, है ना। तो ये चीजें आप समझ जाएंगे कि औ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बेसिकली ये लोग, ठीक है। चलिए अब पश्चिमी हिंदी की दूसरी बोली कौन सी, कन्नौजी। तो कन्नौजी के बारे में देखेंगे बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल सुंदर तरीके से पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। देखिए कन्नौजी, देखिए इसका नाम कान्यकुब्ज, यानी कान्यकुब्ज किसको बोलते हैं, पुराना नाम कन्नौज का है कान्यकुब्ज, ठीक है। तो इसी के नाम पर पड़ा कन्नौजी। और इसका केंद्र कौन सा, फर्रुखाबाद। दोस्तों फर्रुखाबाद से याद रखना कि महादेवी वर्मा का यहाँ जन्म हुआ था, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ, फर्रुखाबाद में, ठीक है। यही क्या है, कन्नौजी भाषा का केंद्र, कन्नौज में बता देना केंद्र, ठीक है। अब देखिए इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, देखिए इसके अन्य नाम क्या क्या है, पूर्वी ब्रज कहते हैं इसको, कन्नौजिया कहते हैं और कन्नौजी कहते हैं, और पांचाली, क्योंकि पांचाल राज्य के आसपास की भाषा है इसीलिए इसको पांचाली भाषा भी, पांचाली बोली भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखिए एक चीज और बताते हैं कि कन्नौजी जनपद का पुराना नाम कन्नौज था, इसलिए, ठीक है, समझिएगा, कन्नौजी जनपद का पुराना नाम क्या था, कन्नौज जनपद का पुराना नाम कन्नौज था, ठीक है। देखिए पांचाल था, समझिएगा, ये आप पुराना नाम क्या था, पांचाल था, ये कर लेना पांचाल, ठीक है। इसी के आधार पर आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इसे पांचाली नाम दिया। तो यहाँ पे याद कर लेंगे, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे कि कन्नौज जनपद का पुराना नाम क्या था, पांचाल था, क्या था, पांचाल था दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा द्रौपदी, है ना, यहीं की थी, है ना, तो पांचाल था, इसीलिए इसको पांचाली नाम किसने दिया, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने। अब देखिए ये भाषा ब्रज के अत्यधिक समीप है, इस कारण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे क्या बोला कि ये ब्रज की उपभाषा क्या है, ये ब्रज की उपबोली पूर्वी ब्रज मानते इसको, ठीक है। मतलब जो धीरेन्द्र जी हैं, धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, ये कहते हैं कि ये ब्रज की उपबोली है, इसे अलग नहीं मानते, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसीलिए इसको पूर्वी ब्रज नाम से भी पुकारा जाता है। और आपको पता है ये ओकार बहुला है क्योंकि औ की मात्रा इसमें आती है, वो हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए इस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। जितने भी पश्चिमी हिंदी सबका विकास सौरसेनी से हुआ है, ये भी हमने पहले बता दिया है। अब देखते हैं कि जो इसकी उपबोलियां कौन सी हैं, कन्नौजी बोली की उपबोलियां कौन कौन से, भुक्शा हो गया, इटावी हो गया, है ना, बंगराही हो गया, सहारनपुरी हो गया, पीलीभीती हो गया, और तिरहारी और पचरुआ हो गया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब इसके क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज हो गया, हरदोई हो गया, पीलीभीत, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर और औरैया दोस्तों। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेनी है। एक चीज और याद रखेंगे कि भाई क्या है कि कमूल दास द्वारा रचित अभिमन्यु, क्या, अभिमन्यु वध दोस्तों, जो कमूल दास है दोस्तों रचनाकार हैं, उनके द्वारा रचा गया है अभिमन्यु वध, ये कन्नौजी बोली में ही लिखी गई है, मतलब कन्नौजी बोली में ही ये रचित है, क्या, अभिमन्यु वध दोस्तों। अब अगर इसकी हम विशेषता की बात करते हैं कन्नौजी बोली की, तो देखिए ये ओकारांत का प्रयोग होता है, क्या, ओकारांत का प्रयोग करते, जैसे छोटा, जैसे छोटा का छोटो बोलेंगे, बड़ा का बड़ो बोलेंगे, आवा आना का आओ बोलेंगे, है ना, गया का गायो बोलेंगे, तुम्हारा का तुम्हाओ बोलेंगे, और चला का चलो बोलेंगे। तो इस तरह मतलब ओ का प्रयोग ज्यादा करते हैं, क्या, इसीलिए इसको ओकारांत बोली भी कहते हैं, ठीक है, ओकारांत बोली कहते हैं। देखिए या के स्थान पे जा का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा कि युग की जगह जुग बोलेंगे, है ना, युवन की तरह जवान बोलेंगे, और यमुना की जगह जमुना बोलेंगे, ठीक। तो या की जगह ये जा का प्रयोग करते हैं, देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, या की जगह जा का प्रयोग करते हैं। देखिए वा के स्थान पे बा का प्रयोग करते हैं, जैसे वकील को क्या बोलते हैं, वकील, क्या बोलते हैं, वकील, वही खाता को बही खाता, ठीक, आपने सुना भी होगा, वकील की जगह वकील कह देंगे और वही खाता जगह बही खाता कहते हैं दोस्तों, ये ठीक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्या है दोस्तों, विशेषताएं हैं कन्नौजी बोली की। चलिए अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, बुंदेली, क्या, बुंदेली बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की अंतर्गत आती है, तो इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए बुंदेली क्या है कि बुंदेलो राजपूतों के आधिपत्य के कारण इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा। देखिए जो बुंदेली राजपूत दोस्तों, उसके आधिपत्य के कारण वहां पे उनकी जनसंख्या ज्यादा थी, इसीलिए उस क्षेत्र को बुंदेलखंड कहा जाने लगा, और यहाँ की बोली को बुंदेली या बुंदेलखंडी कहा जाने लगा। याद रखेंगे बुंदेली बोली और बुंदेलखंडी बोली वही है, सेम है दोस्तों, ठीक है। किसके कारण पड़ा, तो बुंदेली राजपूतों के कारण। जो स्थान था दोस्तों, जैसे मान लीजिए स्थान है, इसमें बुंदेली राजपूत ज्यादा रहते थे, इसका नाम ही बुंदेलखंड
पड़ गया और जो यहाँ पे बोली बोली जाने लगी वही बुंदेली या बुंदेलखंडी बोली के नाम से मशहूर हो गई। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये ओकार बहुला है ना। आपने बोला था आकार मतलब बड़े आ की मानता, ओकार मतलब ओ की मानता, तो ओकार बहुला बोली है। देखिए इस बोली का भी विकास किससे होगा, सौर सेनी से होगा, क्योंकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। और देखिए बुंदेली का अन्य नाम क्या है, बुंदेलखंडी भी है। और क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन सा क्षेत्र है इसका, तो आपको बता दें जैसे कि जालौन हो गया। देखिए बुंदेलखंड में टोटल कितने हैं, उत्तर प्रदेश के लगभग 7 जिले हैं। ठीक है, कितने हैं, 7 जिले हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले हैं, तो वहीं पर बुंदेलखंडी बोली आती है। देखिए उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के कितने जिले हैं, तो 7 है मुख्यतः। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है ना, तो कौन कौन से हैं जिले, ये भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के 7 जिले और बाकी जो बचे हैं मध्य प्रदेश के, तो वहां के भी जिलों को मिला करके यही इतने जगहों में दोस्तों बुंदेलखंडी बोली बोले। जैसे उत्तर प्रदेश का जालौन हो गया, ठीक है, हमीरपुर हो गया। देखिए जालौन क्या फेमस है, आपको पता होना चाहिए। जालौन क्या है, हस्त निर्मित कागज। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी पुलिस में। ठीक, एक जिला एक उत्पाद के तहत। वही हमीरपुर का जूती, ठीक है, हमीरपुर का क्या है, जूती। देखिए झांसी बहुत ही फेमस है। बांदा दोस्तों, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर। ललितपुर दोस्तों एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश जो तीनों तरफ से क्या, एमपी से घिरा हुआ है। ठीक है, क्या एमपी से घिरा हुआ है, तो याद रखेंगे। ये हो गए 7 दोस्तों, ये 7 जिले जो हैं दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के हो गए जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वहां के मुरैना में ग्वालियर हो गया, ओरछा हो गया, सागर हो गया, दमोह हो गया, सिवनी हो गया, जबलपुर और होशंगाबाद में दोस्तों ये बोली आती है बुंदेलखंडी। अगर इसकी उप बोली देखते हैं दोस्तों, तो बनाफरी हो गया, पावरी हो गया, लुधानती हो गया और निभट्ठा हो गया। ठीक, निभट्ठा तो याद रखेंगे। अब देखिए हिंदी की प्रसिद्ध जगनिक द्वारा रचित, क्या हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध जगनी द्वारा रचित लोक गाथा यानी आल्हा दोस्तों मूलतः बुंदेली की एक उप बोली बनाफरी में ही लिखी गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि बुंदेली में लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें कवि ईश्वरी द्वारा दोस्तों फेमस है ये, कवि ईश्वरी द्वारा रचित ईश्वरी के फाग बहुत प्रसिद्ध है। मतलब बुंदेली भाषा में दोस्तों ईश्वरी के फाग भी लिखे गए हैं। और आपको बता दें कि लाल कवि ने दोस्तों छत्रसाल बुंदेला की आज्ञा से बुंदेली में दोस्तों छत्र प्रकाश की रचना भी की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए समझिए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार बुंदेली भी कन्नौजी के समान ब्रज की ही एक उपबोली। देखिए धीरेन्द्र वर्मा ने अभी मैंने बताया था कि इन्होंने ब्रज को भी दोस्तों इन्होंने कन्नौजी को भी ब्रज की एक उपबोली मानी थी और बुंदेली को भी एक ब्रज की ही उपबोली मांगते थे, क्योंकि आपको पता है यहाँ भी ओकारांत बहुला ही होती है। ठीक, अब इसकी विशेषता अगर देखते हैं दोस्तों, इस बोली की विशेषता अगर देखें, देखिए ये प्यार से क्या बोलते हैं दोस्तों, ये प्यार सूचक के लिए दोस्तों प्रत्यय में या वह जोड़ देते हैं। क्या प्यार सूचक वाले शब्दों में ये प्रत्यय या फिर वह जोड़ देते हैं। जैसे बेटी को ये लोग बिटिया कहते हैं, या जोड़ देते हैं ना, और बेटा को बिटवा कहते हैं। क्या बिटवा, अरे मेरा बिटवा, है ना। तो इस तरीके से ये लोग बात करते हैं। और आपको बता दें सर्वनाम रूपों में मध्य पुरुष व उत्तम पुरुष संबंध कारक में ये रो या फिर ओ का प्रयोग करते हैं। तुम्हारा का बोलेंगे तुम्हारो, इसीलिए ओकारांत बोलते हैं इसको ना। हमारा का हमारो, ठीक है, हमारो लड़को ना, ये चीज आपको पता होगा, मुलायम सिंह की आपने बात सुनी भी होगी ना। अब देखिए ये आ की जगह ई का प्रयोग कर देते हैं। क्या आ की जगह ई का प्रयोग कर देते, बराबर को बरोबर, है ना, बिरोबर दोस्तों, बराबर को बिरोबर, कहीं बिरोबर, है ना, हाँ इस तरह से। और देखिए अड़ा की जगह दोस्तों ये रा का प्रयोग करते हैं, पड़ो की जगह परो कर देते हैं, और कढ़ी की जगह क्या, कढ़ी की जगह तक करी कहते हैं ना, तो वो हम बता भी चुके हैं। तो इसमें भी इसी तरह से प्रयोग होता है। और बुंदेली प्रायः ओकारांत, ये ओकारांत भाषा है, ओकारांत बोली है दोस्तों। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए अब चौथी क्या है दोस्तों, हरियाणवी बोली के बारे में हम देखने वाले हैं। पश्चिमी हिंदी की चौथी बोली कौन सी है, हरियाणवी बोली। देखिए इसके हरियाणवी नाम क्यों पड़ा था, आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया हरियाणा, बिल्कुल हरियाणा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हरियाणा में प्रचलित होने के कारण इसका नाम हरियाणवी पड़ा। क्या, हरियाणवी पड़ा। और दोस्तों ये आकारांत बहुला, देखिए ओकारांत वाले हमने समाप्त कर दिया, अब आकारांत पढ़ेंगे। और इसका भी जन्म कहां से होगा दोस्तों, सौरसेनी अभ्रंश सूरसेन के आसपास के, इसीलिए सौरसेनी अभ्रंश ये याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके अन्य नाम की बात करते हैं, तो बांगुरु दोस्तों इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, बांगुरु याद रखें। बांगुरु हो गया, बांगर हो गया, जादू हो गया, देशवाली हो गया, देसाड़ी हो गया, और हरियाणी हो गया दोस्तों, और हरियाणवी होगा। तो ये चीजें इनके नाम है दोस्तों, याद रखेंगे। आपको पता होगा कि जॉर्ज गिरसन ने इसे बांगुरु या फिर देशवाली बोला। क्या, बांगुरु या फिर देशवाली बोला। और बता दें आपको कि जाटों की बाहुल्य के कारण इस बोली को जादू बोलते हैं दोस्तों। आपको पता कि हरियाणा में जाट ज्यादा हैं और उनके द्वारा ये बोली आती है दोस्तों हरियाणवी, तो
इसीलिए दोस्तों इसको जादू भी कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणवी को स्वतंत्र बोली ना मानकर खड़ी बोली का एक रूप मानते। दोस्तों डॉक्टर धीरेन्द्र कुछ ना कुछ किया ही करते हैं, ये किसी ना किसी को अलग नहीं मानते, सबको एक दूसरे के जोड़ करके ही बताया करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए अगर इसकी उपबोली की बात करते हैं तो जाटू हो गया और अहीरवाटी दोस्तों इसकी उपबोली, किसकी, हरियाणवी बोली की उपबोली मानी जाती है। ठीक है, तो याद रख लेंगे। ठीक है, तो हरियाणवी उपबोली कौन सी है, जाटू या फिर अहीरवाटी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कहा जा रहा है कि देखिए अहीरवाटी कौन सी बोली है, तो ये चीज आपको बता दें, अहीरवाटी कभी पूछ सकता है तो इसको भी याद रखेंगे। देखिए अहीरवाटी क्या है, हरियाणवी और मेवाती के बीच की बोली है। देखिए हरियाणवी और मेवाती दो बोलियों को मिलाकर के दोस्तों उसकी मिश्रित रूप है अहीरवाटी। हम मेवाती क्या है दोस्तों, राजस्थानी बोली है, तो हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे हरियाणवी और मेवाती के बीच की बोली कौन सी है, तो अहीरवाटी है। आपको बता दें कि जोधपुर का हमीर रासो महाकाव्य, क्या, जोधपुर का हमीर रासो महाकाव्य तथा शंकर राव का भीम विलास काव्य की रचना अहीरवाटी उपबोली में ही की गई है दोस्तों। क्या, देखिए जोधपुर का जो हमीर रासो महाकाव्य दोस्तों और शंकर राव का भीम विलास काव्य दोस्तों वो अहीरवाटी उपबोली में ही लिखी गई। अब देखिए इसका क्षेत्र कहां कहां दोस्तों ये हरियाणवी बोली आती है, तो आपको बताते करनाल हो गया, रोहतक हो गया, पानीपत हो गया, हिसार हो गया, जींद हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी दोस्तों। इसके अलावा दिल्ली के भी कुछ भाग में हरियाणवी बोली जाती है। ठीक है, तो आपको पता होगा। अब विशेषताओं की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि ये ना के स्थान पर अड़ा का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पता पानी लाओ ना, पानी को पानी, उठना को उठड़ा, बैठना को बैठड़ा है ना, अपना को अपना, जाना को जाना है ना। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, हरियाणवी भाषा थोड़ी सी ये ना की जगह अड़ा का प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज का बात करते हैं दोस्तों, हरियाणवी में ध्वनि लोप पाया था। क्या, ध्वनि लोप पाया था, ये किसी चीज को ये एकदम से उसका अंत ही कर देते, उसको अलग ही कर देते ना। जैसे अंगूठा को गुट्ठा बोल देते हैं, 71 को 71 बोलते हैं ना। 71 को तो देखिए ई यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे अंग हटा दिया ना, तो अंगूठा को गुट्ठा बोल देते हैं, 71 को 71 बोलते हैं, स्कूल को स्कूल बोल देते हैं ना, इस तरह से। अब देखिए ये किस तरह के शब्द यूज करते हैं, तो अठय है ना, अडय, आड़य, इत मतलब इधर है ना, इत, उरय, किब आदि शब्द का प्रयोग इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब देखिए रांगड़ी बोली याद रख लेंगे। देखिए रांगड़ी भी, यह भी हरियाणा में बोली जाने वाली बोली दोस्तों। रांगड़ी क्वेश्चन पूछा गया था कि रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो यह भी हरियाणा में ही बोली जाती है, इसलिए रांगड़ी को भी याद रखेंगे कि रांगड़ी बोली जो है वो हरियाणा में भी बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बोली को देखने वाले हैं, जो कि पश्चिमी हिंदी की एक हिसाब से बता दें कि देखिए पश्चिमी हिंदी में दो महत्वपूर्ण बोलियां हैं, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। तो खड़ी बोली आपको बता दें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी को दोस्तों हम आर्टिकल 343 में देखते हैं, जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसे हम मानक हिंदी बोली बोलते हैं। क्या, मानक हिंदी है। ठीक है, तो चलिए खड़ी बोली के बारे में जानते हैं, मगर उसके पहले हम देख लें इसको खड़ी बोली क्यों कहते हैं। क्वेश्चन आ गया, किसी ने आपसे पूछा भैया खड़ी बोली को खड़ी बोली क्यों कहते हैं, तो याद रखेंगे 3 रीजन है। क्या, 3-4 रीजन है, उनके बारे में देखिए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या बोलते हैं कि इसके वर्णों में खड़ी पाई की अधिकता होने कारण इसे खड़ी बोली बोलते हैं। खड़ी पाई क्या होता है दोस्तों, आपने देखा अभी का लिखा है, का लिखते इस तरह से। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये डंडा खींचते, तो इसे ही खड़ी पाई बोलते हैं। इस वाली डंडा को खड़ी पाई बोलते हैं, और ये सिरो रेखा होती थी। ठीक है, तो डॉक्टर धीरेन्द्र क्या कहते हैं, इसमें जो है खड़ी जो पाई है, ये वाली डंडी ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको खड़ी बोली कहते हैं। देखिए ये क्या है, खड़ी बोली बढ़ाने के लिए खड़ी पाई का यूज किया जाता है ज्यादा, तो इसके वर्णों में खड़ी पाई की अधिकता होती है, इसके कारण इसको खड़ी बोली कहा जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो धीरेन्द्र वर्मा का है। दूसरा है उदय नारायण तिवारी जी का कहते हैं ये खरी है अर्थात कर्कश है। खरी मतलब क्या, खरी खोटी सुना दे मतलब बहुत बुरी लगती है, मतलब कर्कश मतलब क्या, तो जो कानों में चुभे, जैसे कि कौवे की आवाज क्या कर्कश है और वहीं कोयल की आवाज क्या मधुर है, तो ये कर्कश होती है दोस्तों। आपने सुना होगा इथे आ जाना, तो मतलब एक आपने देखा होगा हरियाणवी बोलते तो जैसे मतलब कि एक उसमें मिठास नहीं होती, उसमें प्रेम नहीं होता, जिस प्रकार से आप देखेंगे और भाषाएं जैसे कि आप बहुत सारी बोलियां हमने पढ़ाई, वो सब क्या है कि इनकी अपेक्षा बहुत मधुर होती है दोस्तों। ठीक है, आपसे हमारे यहाँ बहुत अच्छे से प्यार से बोला था, मगर वही देखिए प्यार से बोलते ऐसा नहीं है, मगर वो बोली ही वैसे होती है जिससे कानों में चुभ रही हो दोस्तों, है ना, इसे गाली दे रहा हो ना, तो उस तरीके से, इसीलिए इसको बोलते खरी है। खरी मतलब क्या, कर्कश है, इसलिए इसको खड़ी बोली कहा। किसने बताया है ये चीज, तो उदय नारायण तिवारी जी ने। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या है, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि ये खरी मतलब क्या, एकदम खरी चीज, मतलब खरी क्या, शुद्ध है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है कि यह खरी है अर्थात एकदम शुद्ध है, इसलिए इसे खड़ी बोली कहा जाता है, और यही स्टेटमेंट सबसे ज्यादा मान्य भी है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे ये खरी है यानी कि क्या है, शुद्ध है दोस्तों। ठीक है,
चलिए अब इसके अन्य नाम देखते हैं दोस्तों। अन्य नाम क्या क्या है खड़ी बोली के? तो अन्य नाम क्या है, इसे कौर भी कहा जाता है, सर हिंदी कहा जाता है, गंवारू भी कहते हैं क्योंकि गंवार जैसी बोली है दोस्तों, है ना। करकस्ता भी कहते हैं क्योंकि कानों में चुभती है, वर्नाक्यूलर हिंदी कहते हैं, हिंदुस्तानी नागरी कहते हैं, और जनपदी हिंदुस्तानी और खरी भी कहते हैं। देखिए गंवारू किसने कहा? तो गिलक्रास्ट के द्वारा दोस्तों इसे गंवारू कहा गया। लल्लू लाल ने इसे खरी बोला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी खरी बोला, हमने बताया भी है, ठीक है। और खड़ी बोली चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है ना। करकस्ता किसने कहा है? तो कामता प्रसाद गुरु और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा इसे करकस्ता कहा गया। जनपदी हिंदुस्तानी किसने कहा? तो सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा। देखिए कुरु जनपद के आसपास होने के कारण, मतलब कुरु जनपद के आधार पर दोस्तों खड़ी बोली को राहुल सांकृत्यायन दोस्तों सांकृत्यायन ने इसे कौरवी भी कहा। क्या? कौरवी भी कहा दोस्तों। और ये आकार बहुला बोली, मतलब कि आ की मात्रा का यूज इसमें अधिकतर हुआ है, मतलब ज्यादातर क्या हुआ है? तो आ की मात्रा का प्रयोग इसमें किया गया, इसीलिए इसको आकार बहुला बोली कहते हैं, ना कि ओकार। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बोली का भी जन्म कहां से होगा, विकास कहां से होगा? सौरसेन, क्योंकि ये सूरसेन के आसपास की है। और आपको बता दें आज संस्कृत से युक्त खड़ी बोली को दोस्तों राजभाषा का दर्जा दिया गया। आपको पता होगा कि भाग 17, क्या भाग 17 दोस्तों और आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक, जो आपको पता होगा कि संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया ना हिंदी को, तो हिंदी के इसी बोली यानी खड़ी बोली को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आपको पता होगा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, किस लिए? क्योंकि इसी दिन खड़ी बोली यानी खड़ी बोली हिंदी को ही दोस्तों राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए दोस्तों इसको हम किसके रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर 1949 से दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते खड़ी बोली का ही परनिष्ठित रूप हिंदी है। क्या? खड़ी बोली का ही परनिष्ठित रूप हिंदी है, जो कि पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार और सूचना संचार में प्रयुक्त होती है। मतलब कि आपको पता है कि पत्र पत्रिकाएं सब इसी बोली में छपती है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है? खड़ी बोली को हिंदी मानक हिंदी भाषा कहते हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन आएगा कि खड़ी बोली की मानक हिंदी भाषा कौन सी है, मतलब कि पूछेंगे मानक हिंदी किसको कहते हैं? तो खड़ी बोली। ठीक है, मानक हिंदी किसको बोलते हैं? तो खड़ी बोली। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, मानक हिंदी कौन सी बोली है? तो खड़ी बोली। ठीक है, अब देखते हैं खड़ी बोली संबंधित कुछ हम पॉइंट देख लें। देखिए क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक। क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक आप बता देना। ठीक है, वही पूछेगा कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? तो अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका निकनेम है। तो क्वेश्चन आएगा कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो अयोध्या सिंह हरिऔध। ठीक है, अब देखिए पूछेगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जब देखिए महाकवि कौन है? अयोध्या सिंह हरिऔध, तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना भी पहली महाकाव्य होगी क्योंकि ये महाकवि हैं। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है दोस्तों। ठीक, बहुत बार पूछा गया ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य दोस्तों 1914 ईस्वी में लिखा गया। किसके द्वारा? तो अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय द्वारा ही लिखा गया। तो याद रखेंगे खड़ी बोली के आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? श्रीधर पाठक हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो अयोध्या सिंह हरिऔध हैं। ठीक है, और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? तो प्रिय प्रवास है दोस्तों। ठीक है, और पॉइंट देखते हो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। इसीलिए दोस्तों इन्हें हम क्या नाम से जानते हैं? खड़ी बोली के जनक के नाम से हम जानते हैं। तो खड़ी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो हैं। और आपको बता दें कि उत्तर भारत में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो गंग कवि ने किया है। किसमें? इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा में दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। और देखिए उत्तर भारत में होगा। अब दक्षिण भारत में दोस्तों खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मुल्ला वजही ने दोस्तों। इनकी रचना कौन सी? सबरंग में। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक जी है। कौन है? श्रीधर पाठक जी। और वहीं बात कर ले परिमार्जित या शुद्ध खड़ी बोली। क्या? परिमार्जित या शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो भाषा योग वशिष्ठ 1741 में लिखा गया। किसके द्वारा? राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखा गया। दोस्तों आपको बता दें कि संभवतः खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो लल्लू लाल ने अपनी रचना प्रेम सागर में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर में किया गया है दोस्तों। अब इसकी हम बात करें कहां कहां बोली जाती है दोस्तों, तो इसका केंद्र क्या है? मेरठ है। ठीक है, और इसकी उपबोलियों की बात करते हैं तो पतालताड़ी और बिजनौरी। क्या? पतालताड़ी और बिजनौरी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सहारनपुर मुजफ्फरनगर कहां कहां बोली जाती है? सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, हापुड़ हो गया, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर,
संभल और बरेली, अमरोहा, बिजनौर, ये होगा अपने उत्तर प्रदेश में। अब देखिए उत्तराखंड में कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में बोली जाती है। वहीं हरियाणा में बात कर लेते हैं तो फरीदाबाद, ठीक है, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत और पलवल में। तो हमने बता दिया कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास है। क्या प्रिय प्रवास है दोस्तों, ठीक है, तो याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ये आपके लिए हैं। चलिए अब देखते हैं, देखिए खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है, तो बंदा कौन सी है प्रथम गद्य रचना, तो ख्वाजा बंदे नवाज गेसुद राज द्वारा रचित कौन से, मिराजुल अस्कीन है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब कुछ रचनाएं देख लेते हैं, जैसे खड़ी बोली की देखिए सदा सुखलाल की कौन सी है, सुख सागर है, ठीक है, और इंसा अल्लाह खां की बहुत बार पूछी गई रानी केत की कहानी किसकी है, इंसा अल्लाह खां की। लल्लू लाल जी की कौन सी, प्रेम सागर है। सदल मिश्र की कौन सी है, तो नासिकेतोपाख्यान है दोस्तों। और कविगंग की कौन सा है, चंद छंद वर्णन की महिमा। अब देखिए संपादन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बनारस अखबार दोस्तों, तथा राजा लक्ष्मण सिंह की प्रजा हितैषी, ये भी खड़ी बोली में ही है दोस्तों। अब देखिए खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तथा छायावाद युग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और देखिए वर्तमान में अगर बात करते हैं खड़ी बोली की तीन शैलियां क्या हैं, प्रचलित है, कौन कौन सी हैं बात करने वाले। पहली शैली क्या है, हिंदुस्तानी, यह शैली जिसमें संस्कृत उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम दोस्तों हिंदुस्तानी कहते हैं। और आपको बताते हैं इसे हिंदुस्तानी सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा, किसने, महात्मा गांधी ने। वहीं साहित्यिक हिंदी या आर्य भाषा, क्या साहित्यिक हिंदी या आर्य भाषा, देखिए ये वो शैली है जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता, मतलब संस्कृत वाले शब्दों की प्रधानता रहती है, उसे हम साहित्यिक हिंदी या आर्य भाषा कहते हैं। और इसे ही शुद्ध खड़ी बोली भी कहा जाता है, किसको, साहित्यिक हिंदी आर्य भाषा को शुद्ध खड़ी बोली कहा जाता है। अब देखिए तीसरी क्या है, उर्दू। देखिए इस शैली में फारसी शब्दों की प्रधानता रहती है, क्या फारसी शब्दों की प्रधानता रहती है दोस्तों। और इसे ही जवान उर्दू मुअल्ला भी कहते हैं, क्या इसी जो शैली दोस्तों, इसे ही जवान ए उर्दू मुअल्ला भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। अब खड़ी बोली विशेषताएं बता दें आपको, तो देखिए खड़ी बोली की ए या ओ ध्वनियों के स्थान पर दोस्तों ए या ओ कहा जाता है, मतलब कि छोटा कर, जैसे ओ की जगह दोस्तों ए की जगह ओ ए कर देंगे और औ की जगह ओ कर देंगे, मतलब एक एक मात्रा कम कर देते। जैसे और को क्या बोलेंगे, और कह देंगे, दौड़ को क्या बोलेंगे, दौड़ कह देंगे, ठीक। तो ये चीज देखिए औ की मात्रा जगह एक ही लगा देगा, है ना, और यहाँ पे औ की मात्रा जगह एक लगा देगा, तो ये चीजें आप समझिएगा। देखिए नाक की जगह आड़ा का प्रयोग करते हैं, आपको बताओ पानी, उठना, बैठना, मतलब हरियाणी उतरा, ठीक है। और आपको बता दें जो उत्क्षिप्त व्यंजन है अड़ा और अढ़ा की जगह डा और ढा का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे बड़ा को बड़ा बोलते हैं, चढ़ा को चढ़ा बोलते हैं ना, आजमगढ़ को आजमगढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ जाएंगे। देखिए द्वितीय व्यंजन का प्रयोग बहुत होता है, यहाँ पे बोटी बोले, द्वितीय मतलब का जो दो बार रिपीट हो, जैसे आधा टा पूरा टा, है ना, आधे पा के साथ में, मतलब एक स्वर रहित और एक स्वर सहित सेम व्यंजन का प्रयोग ज्यादा होता है। तो बोटी हो गया, रोटी हो गया, बापू हो गया, जाता हो गया, छोटू हो गया ना, तो छोटी हो गया, तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक बोली क्या है, काशिका बोली दोस्तों, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एक बार वीडियो में पूछा गया था, ठीक। तो इसको भी हमने इसमें डाल दिया है, हालांकि ये इस भाषा का नहीं है मगर फिर भी इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए काशिका बोली क्या होती है, भाषाई परिवार के अनुसार काशिका एक भारतीय आर्य भाषा है दोस्तों। यह वाराणसी, देखिए काशिका किस नाम पड़ा, क्योंकि काशी के आसपास की बोली थी ना, ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया, इसलिए इसको भी हमने शामिल कर दिया, ठीक है। देखिए यह वाराणसी या वह उसके आसपास क्षेत्र से आजमगढ़, इलाहाबाद आदि में बोली जाती है। देखिए काशी के नाम पर इस बोली का नाम काशिका पड़ेगा, क्या काशी के नाम पर इस बोली का नाम काशिका पड़ेगा। और काशिका भाषा विस्तार भोजपुरी भाषा क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से से लेकर के अवधी भाषा क्षेत्र तक फैली हुई है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए दोस्तों यहीं तक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको बताते हैं कि ये जो हमारा पश्चिमी हिंदी समाप्त हो चुका है। और अगर आप दोस्तों हमारी ई बुक खरीदना चाहते हैं, इन सभी बोलियों के मतलब सब कुछ मिल जाएगा, तो बता दें आपको एक बार, देखिए ये हमारी ई बुक है। अगर आपको इन सबकी पीडीएफ, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं ये पूरी की पूरी दोस्तों पीडीएफ, इसके अलावा बहुत कुछ, देखिए क्या क्या मिलेगा इस पीडीएफ में, मात्र 25 रुपये में दोस्तों आप हमें मतलब कि व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक। देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा आपको हिंदी की उत्पत्ति के बारे में पता चलेगा, विकास क्रम, ठीक है, जो कि हम पढ़ा चुके हैं, ठीक। नामकरण हो गया हिंदी का, और भारतीय भाषा परिवार, जो कि कितने भाषा परिवार उनके बारे में, ठीक। और हिंदी भाषा के विभिन्न रूप, हिंदी की 5 उपभाषा, 17 बोलियों का वर्णन, और लिपि और कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन भी इसमें शामिल होंगे। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हम आपको पता है कि हमने हिंदी साहित्य की भी ई बुक जारी की थी, जिसका मूल्य 50 रुपये रखा था, ठीक। उसमें हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य कवर किया है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।